बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई, ये चैप्टर नंबर 1 की 1.1 एक्सरसाइज रह गई हुई थी तो मैंने कहा चले ये करवा दूं। इसमें ये था कि नोट्स थे ये मेरे पास सामने और इसमें लिखने वाला कोई इतना काम नहीं था तो मैंने वो रजिस्टर पे नहीं लिखा, तो यहीं से आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ क्योंकि ये समझने वाली काम है चीज़ें। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ चीज़ें वैसे याद रखने वाली हैं, तो ये ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं और इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और जो MCQs हैं वो भी बन जाते हैं, तो इसलिए इसको समझना पढ़ना ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, इसमें बेसिकली जो चैप्टर नंबर 1 है ना, ये नंबर सिस्टम पे है। आम रूटीन के ये जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट वाले नंबर्स हैं, अंडर रूट वाले हैं, अयोटा वाले हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना ये आर है। आर असल में होता है रियल नंबर्स, इनको हम कहते हैं। रियल नंबर जो हैं बेसिकली आसान लैंग्वेज में ये कह लें कि जितने भी नंबर्स हम अपने मैथ के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, वो सारे के सारे रियल नंबर में कवर हो जाते हैं, क्योंकि रियल नंबर वाला जो सेट है वो बहुत बड़ा सेट होता है, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है हम ये कहते हैं कि इसमें क्या होता है, रैशनल और इररैशनल उनका यूनियन लिया जाता है। ये जो क्यू होता है ना, क्यू वाला सेट, ये रैशनल है और क्यू डैश जो है ये इररैशनल है। ये भी आगे डेफिनेशन आती है कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं, तो दोनों को यूनियन कर दें, इकट्ठा कर दें, तो वो क्या होता है, रियल नंबर। ये चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है। अब आगे रैशनल नंबर पे आए। रैशनल नंबर, इसके लिए देखें शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकें, बटे में लिख सकें बस। अब देखें आम गिनती हमारी जो है 1 2 3 4 ये सारे रैशनल हैं, क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 को बटे में 1 लिख सकते हैं उसके, 3/1 है ना, 4/1, 5/1, तो फिर भी वो वही नंबर रहता है, तो इसका मतलब उसका ओवर बनाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे रैशनल होते हैं, ठीक है। तो उसकी ये एग्जांपल्स भी ये देखें नीचे लिखी हुई हैं। 16 का अंडर रूट लें तो आपको पता है 4 आंसर आता है, तो 4 एक प्रॉपर नंबर है, तो 4/1 लिख दें तो रैशनल है। 3/4 इसको भी ओवर बनाया हुआ है। 2.7 है तो ये भी रैशनल है, क्योंकि ज़ाहिर है पॉइंट ख़त्म करके एक डिजिट है ना, तो नीचे 10 लगा लेते हैं, तो इसका भी ओवर बन जाता है। तो ये सारे रैशनल होते हैं। इसी के अपोजिट इररैशनल है। जाहिर है कि इररैशनल वही होगा जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो वो चले अगर आगे आएंगे तो समझा दूंगा। अब यहाँ पे ना रैशनल के अंदर ये दो चीज़ें हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक होते हैं और एक रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं। टर्मिनेटिंग तो बड़ा आसान है। टर्मिनेटिंग में ये है कि जब एक बटा आपने बनाया हुआ है ना ओवर, तो उसको जब आप ज़ाहिर है ऊपर वाली चीज़ को अंदर रख के नीचे वाली से डिवाइड कराते हैं, तकसीम कराते हैं, तो कोई आंसर तो आना है उसका। कभी कभी वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और कभी पूरा नहीं होता, तो पॉइंट में आंसर चला जाता है। तो पॉइंट में जब आंसर आता है ना, जैसे ये देखें 3.7, तो अब 3.7 तक आंसर डन हो गया, ठीक है, इससे आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है। उसका डेसिमल वाला जो फ्रैक्शन है, यानी पॉइंट वाला जो हिस्सा है, वो कहीं ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए। अब देखें ये अगला वाला 0.0005 है ये वाला नंबर, तो ये भी तो एंड तो हो ही रहा है ना, चाहे नंबर 4 5 हो गए हैं, ठीक है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। तो ये सारे हम कहते हैं कि टर्मिनेटिंग। और याद रखना ये कि ये रैशनल नंबर ही होते हैं। फिर ये रैकरिंग डेसिमल हैं। रैकरिंग असल में ये होता है रीअकरेंस वाला, कि एक ऐसी चीज़ जो बार बार आती है। जैसे देखिए ये पॉइंट के बाद ये वाली जो एग्जांपल है 0.333, अब ये एक ऐसी चीज़ है जो चलती चली जाती है। 3 जो है वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन चूंकि ये 3 रिपीट हो रहा है तो इसको भी हम रैशनल में ही कंसिडर करते हैं। अगर ये इस तरह की कंडीशन ना हो और वो चलता चला जाए तो फिर वो इररैशनल होता है, लेकिन रिपीटिंग में जब होता है तो फिर ये एक रैशनल नंबर ही बनता है। रैकरिंग जो है, तो रैकरिंग समझ आ रहा है कि रैकरिंग में क्या चीज़ है, कोई चीज़ रिपीट होती है, बस ये याद रखना है। तो पॉइंट के बाद जैसे ये 57 57 57, ठीक है, 4 5 चीज़ें भी रिपीट हो सकती हैं, मसलन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आई जा रहा है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं कि ये रैकरिंग है। और याद रखने वाली चीज़ ये है कि टर्मिनेटिंग और रैकरिंग ये दोनों रैशनल की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। अब आगे वही उसने इररैशनल भी बताया हुआ है। तो इररैशनल की सिंपल एग्जांपल वही है कि जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, नॉट का वर्ड यूज़ कर लेंगे। और ज़्यादातर जो हमारे अंडर रूट वाले जो लफ्ज़ होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो सारे इररैशनल ही होते हैं। लेकिन जैसे हमने ये वाली एग्जांपल ली थी ना 16 का अंडर रूट वाली, तो इसका अंडर रूट प्रॉपर एक नंबर आ जाता है 4, लेकिन ज़ाहिर सबका ऐसे तो नहीं हो सकता। 17 का ले यहाँ तो कैलकुलेटर में वो पॉइंट में दे देगा, 18 का भी पॉइंट में दे देगा,
तो ये सारे जो हैं ये फिर इर्रेशनल होते हैं। ये देखें 2 का जज़र, 3 का जज़र, 5/6 का अंडर रूट, तो ये सारे के सारे क्या है, इर्रेशनल है। फिर ये एक डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन देखें ये आम सा हमारे जो ऑपरेशन हैं, जमा करना, मनफी कराना, ज़रब करनी, तकसीम करनी, ये बाइनरी है। बाइनरी इसलिए है कि इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिनको हम जमा करा रहे हैं। ए और बी 2 नंबर्स हैं तो उनको हम प्लस कराते हैं, ज़रब दिलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली किससे शो कराते हैं, क्योंकि जाकर हम प्लस माइनस नहीं दिखा रहे, जनरल फॉर्म बता रहे हैं, तो ये स्टार लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर सब की रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो इसको पढ़ के देख लेते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए इज़ अ रूल, ये एक बेसिकली रूल है, ठीक है। एक कानून होता है, तरीकाकार होता है, यूजुअली डिनोटेड बाय द, इस तरह से डिनोट करते हैं, दैट असाइंस टू एनी पेयर ऑफ, ये असल बात है, एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कि कोई से 2 नंबर्स होंगे, पेयर होगा, क्योंकि पेयर के ऊपर लगता है, इसीलिए पेयर की वजह से हम इसे बाइनरी कहते हैं। और वो फिर जाहिर है कि उसी सेट के अंदर से अगर डिनोट करें तो फिर वो आगे अगली एग्जांपल्स बन जाती हैं। बहरहाल आगे ये चलते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन समझ आ गया कि बाइनरी ऑपरेशन हमारे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और बाइनरी इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 नंबर्स हम इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, रियल नंबर जो है अब ऊपर हमने पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी आसान है, लगती है अजीब सी है शक्ल इनकी, लेकिन कोई इसमें मुश्किल नहीं है। देखें, पहली प्रॉपर्टी है, ज़ाहिर ये एडिशन के हिसाब से है, जमा के लिहाज से कुछ कानून उसके बनाए हुए हैं। एक पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन ज़ाहिर जमा को कहते हैं। तो क्या हम लिख रहे हैं, देखिए 2 नंबर हैं ए और बी हमारे पास, और वो हमने आर में से लिए हैं, ज़ाहिर रियल नंबर में से, रियल नंबर सारे होते हैं ना, तो उसमें सारों की रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो हमने कोई से ए और बी नंबर लिए हैं और उनको जब जमा कराते हैं, ए प्लस बी करेंगे, तो वो भी आर से ही बिलोंग करे, उसी सेट में से बिलोंग करे। अब आर के अंदर देखना 1 2 3 4 5 सारे नंबर हैं, और हमने अगर 1 और 2 को लिया है तो 1 और 2 को प्लस करें तो क्या आंसर आता है 3, वो भी उसी रियल नंबर के अंदर से ही तो आ रहा है, ठीक है। तो ये फिर ये लॉ जो है ये सही है इसका। एसोसिएटिव, देखिए जब भी एसोसिएटिव लॉ आता है ना, एसोसिएटिव से अपने माइंड के अंदर बिठा लें कि एसोसिएटिव में 3 चीज़ें होती हैं। क्लोजर जो है उसमें 2 होती हैं, एसोसिएटिव में 3 होती हैं, ये याद रखना हमेशा, बड़ी हेल्प करता है ये। तो देखें हम यहाँ यही लिख रहे हैं कि हमारे पास 3 नंबर हों, ए बी सी, वो हमने आर में से लिए हैं, तो उसमें फिर ये तरीकाकार हो सकता है कि एक दफ़ा आप बी और सी को पहले प्लस कर लें और जो आंसर आए उसमें ए प्लस करें, या ए और बी को प्लस कर लें और उसमें फिर जो आंसर आता है उसमें सी ऐड कर लें, तो फिर ये दोनों साइडें फिर भी बराबर ही आती हैं। तो जमा करने में जो तरतीब है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, वो आंसर वही आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ। फिर एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अकाई, एडिशन के लिहाज से अकाई क्या है, अकाई उस नंबर को, आइडेंटिटी उस नंबर को कहते हैं कि उसको अगर हम जमा कराएं किसी नंबर में तो उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो जाहिर है फिर वो 0 होगा, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ में आप जमा कराएं तो उस नंबर ने तो चेंज नहीं होना। 10 + 0 क्या होता है, 10 होता है। तो ये देखें लिख रहे हैं ए हमने आर से लिया है और 0 भी आर के अंदर है, तो फिर हम ए में 0 ऐड कर लें या 0 में ए ऐड कर लें तो आंसर ए ही आता है। तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी पता चल गई कि वो 0 है। फिर कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है कि अगर आप ए में बी जमा कर लें या बी में ए जमा कर लें तो ये दोनों आपस में बराबर आते हैं। तो ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव लॉ था, ऊपर ये वाला एसोसिएटिव लॉ था, ये वाला जिसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व है। फिर ये मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब के लिहाज से भी कुछ कानून है और उसी तरह के कानून है। क्लोजर लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, वही है कि अगर ए और बी हमने आर में से लिए हैं तो उनकी जो ज़रब है, ए और बी को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर फिर आर में से ही आता है। आप इस अपने माइंड में एग्जांपल ले आया करें, जैसे 2 और 3 एक नंबर है, तो 2 और 3 को ज़रब दें तो 6 ही आता है, तो 6 भी तो रियल नंबर ही है। ऐसे करके मिसाल बना सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब फिर एसोसिएटिव आ गया ना, तो फिर देखें 3 चीज़ें ए बी सी, कि जी 3 नंबर्स हम आर में से ले रहे हैं, और देखें ये जो लॉ हम बना रहे हैं उस लॉ के अंदर यही बता रहे हैं कि पहले बी और सी को ज़रब दिला दें और उसके बाद जो आंसर है उसको ए से कराएं, या ए बी पहले ज़रब करा लें और फिर बाद में सी से कर लें, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर होते हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी क्या होगी, अब चूँकि ज़रब के लिहाज से है तो हमने फिर दोबारा वही बात करनी है कि किसी भी नंबर को
किसी नंबर से ज़रब दें तो फिर वो चेंज कोई ना हो, तो फिर वो ज़ाहिर है 1 होता है अगर ज़रब दिलानी है तो, क्योंकि 1 से किसी भी 10 ज़रब 1 करें, 10 मल्टीप्लाई 1 करें तो 10 ही आता है ना, नंबर में फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो फिर हम 1 को क्या कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और इसको शो हम इस तरह से कराते हैं कि जी ए को 1 से मल्टीप्लाई कराएं या 1 से ए को मल्टीप्लाई कराएं, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो वो ए ही आता है, वही वापस दोबारा आ जाता है। फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि ज़रब के अंदर इन्वर्स भी होता है, उल्टा। तो ज़रब का उल्टा जैसे आप देखें 3 है, तो 3 का उल्ट क्या होता है ज़रब में, 1/3, 1/3। 4 का 1/4, ठीक है। तो इस तरह से इन्वर्स होता है। तो देखें ए हमने आर से लिया है, लेकिन साथ वो बता रहा है कि भाई 0 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि 0 का तो इन्वर्स मुमकिन नहीं होता ना। तो एक हम आर में से ले रहे हैं, तो उसका इन्वर्स जो है वो इस तरह से शो कराते हैं कि हमने वो मैट्रिसेस में पढ़ा हुआ है ना, ऊपर -1 लगाते हैं। तो ए का जो इन्वर्स है वो भी आर के अंदर ही होता है, लेकिन उसकी ये फिर प्रॉपर्टी आ जाती है कि इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों को ज़रब दिलाएं तो आंसर 1 आ जाता है। जैसे मैं कह रहा था ना 3 है, तो 3 का जो, अब ये 3 में लिखता हूँ, तो 3 का जो इन्वर्स है वो 1/3 है। तो 3 और 1/3 को अगर आप ज़रब दिलाएंगे तो 3 और 3 कट जाएगा, तो आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। तो इनको ज़रब दिलाएं, आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर 1 ही आता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। फिर कम्यूटेटिव ला मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वही है कि 2 नंबर्स हों और उनको आप आगे पीछे ज़रब दिलाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए बी कर लें या बी ए कर लें, वो बराबर है, ठीक है। तो ये 2 लफ्ज़ याद रखने हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में 2 चीज़ें हैं, एसोसिएटिव में 3 चीज़ें हैं। जब मल्टीप्लिकेशन करेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन ज़रब दिला देंगे, जब वो एडिशन कहेगा तो वहाँ बीच में प्लस लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये याद रखने में आसानी होती है। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं कि जिसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ज़रब भी और जमा भी। ये देखें, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ए है इनटू बी प्लस सी, बी और सी प्लस हो रहे हैं, लेकिन बाहर से ए जो है उनको ज़रब दिला रहा है। तो ज़ाहिर है जब ए ने ज़रब दिलानी है या ब्रैकेट खोलनी है तो ए और बी हो जाएगा और ए और सी हो जाएगा, वो देखें आगे लिखा है। लेकिन इसका नाम हमें याद रखना है, असल चीज़ ये है कि नाम हमें याद हो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो लफ्ज़ है ना डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तब यूज़ होता है जब दोनों चीज़ें ज़रब और जमा दोनों इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक है। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, इस तरह से याद रखनी है चीज़ें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में चीज़ें जमा और ज़रब दोनों इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन अगर ए शुरू में ज़रब हो रहा है तो फिर लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट याद रखना है। और वही चीज़ दोबारा है नीचे कि ए प्लस बी, पहले प्लस हो रहा है और फिर सी ज़रब हो रहा है, तो फिर क्या है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट और राइट का टोटका बना ले माइंड के अंदर, इसको याद रखें। और एक बड़ी अच्छी उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि कहता है कोई एक सेट ऐसा हो जिसके अंदर ये ऊपर जितनी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हैं ये सारी की सारी, ये 11 बनती हैं। अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वो होल्ड करता है, उसके अंदर ये होती हैं, तो फिर हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं ये फील्ड है, ठीक है। अब फील्ड की डेफिनेशन जब कभी आगे आएगी फिर वहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ भी मज़े की हैं और अगेन पेपर में आती हैं, ज़रूर थोड़ा देख लीजिएगा। आसान है बोरिंग असल में चीज़ें, लेकिन ये इजी हैं, समझ आएंगे इंशाल्लाह। देखिए, कहता है अगर आप कोई एक नंबर ए लेते हैं ना आर सेट में से, अगेन ज़ाहिर है आर सेट में से ही ले रहे हैं, तो ए अपने आप के बराबर होता है। और डेफिनेटली देखें हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। जैसे 5 किसके बराबर होगा जी, 5 के बराबर ही होगा। 10 किसके बराबर होगा, अपने 10 के ही बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम ये दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स करना, रिफ्लेक्शन क्या हमने वो इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, अक्स होता है जो शीशे के अंदर रिफ्लेक्शन अपना देखते हैं, पानी के अंदर देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जब वो आपस में बराबर है, ए बराबर ए, इसको हम कहते हैं। फिर ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक में ये है कि अगर 2 नंबर ए और बी हम आर से ले रहे हैं तो ए अगर बी के बराबर है या बी ए के बराबर है तो फिर हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्री हमने पढ़ा था मैट्रिसेस में कि जी किसी का ट्रांसपोज लेते थे किसी मैट्रिक्स का तो वो वापस वही आ जाता था। तो वापस वही आना यानी उसी के बराबर होना। तो दोनों नंबर्स एक दूसरे के बराबर हों तो फिर हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल है कि 2 नंबर्स आपस में इक्वल हैं, हर लिहाज से इक्वल हैं। फिर ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में क्या है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी और क्या कहता है कि ए बी के बराबर हो और फिर कहीं और लिखा हो कि बी जो है वो सी के भी बराबर है। अब जाहिर है
ए बी के बराबर है, बी आगे से सी के बराबर है, तो बी तो दोनों के बराबर है ना, ए के भी और सी के भी, तो फिर ये तीनों ही आपस में बराबर हुए, तो मतलब ए और सी भी आपस में फिर बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस इंफॉर्मेशन से ये नतीजा निकाल रहे हैं कि ए ये वाला और ये सी ये आपस में फिर ये भी तो बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहीं यूज करें तो फिर हम उसको कहते हैं ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, इसको ट्रांजिशन से हम ये लफ्ज निकाला हुआ है। फिर एडिटिव प्रॉपर्टी है, जाहिर है एडिशन के लिहाज वाली प्रॉपर्टी होगी। क्या है जी, 3 नंबर हैं और पहला क्या कहता है कि ए और बी आपस में बराबर हों, तो फिर क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ सी जमा करा लें। मसलन ए के साथ भी सी जमा कराएं, बी के साथ भी सी जमा कराएं। वो आगे हमने ये स्टेप बनाया है कि ए जमा सी बराबर बी जमा सी, या सी जमा ए कर लें या बी जमा सी कर लें, तो उसको आगे पीछे कर लें, सी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एंड रिजल्ट ये है, वो कहता है कि अगर 2 नंबर बराबर हैं आपस में तो उनमें अगर दोनों तरफ आप एक जैसी चीज जमा कराएंगे तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो बराबर ही होंगे। जैसे 2 बराबर 2 है तो दोनों तरफ 5-5 जमा करा लें तो कितना हो जाएगा, 7-7 हो जाएगा, उधर भी 7 उधर भी 7, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, इक्वालिटी की, इक्वालिटी के अंदर से ये प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है, ज़रब वाली, और ज़रब वाली में भी उसी तरह है कि अगर ए और बी बराबर हैं तो दोनों तरफ अगर किसी नंबर सी से ज़रब दिला देते हैं तो फिर भी उन्होंने बराबर ही रहना है, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये ज़रब के लिहाज से, तो दोनों तरफ जमा कराएं, दोनों तरफ ज़रब दें, फिर भी वो बराबर रहें, तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली हो जाती हैं। और ये भी आसान है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब ज़ाहिर है विद रिस्पेक्ट टू पहले एडिशन बताएगा, कैंसिल करना, दोनों तरफ से कोई चीज़ ख़त्म करा देना कि अगर a प्लस सी है और b प्लस सी है तो देखें इधर भी c आ रहा है और इस साइड पे भी c आ रहा है, तो दोनों तरफ c आ रहा है ना, तो दोनों तरफ के c जो है आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो पीछे रह जाता है a और a इज इक्वल टू b। ये देखें a इज इक्वल टू b, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और फिर ज़ाहिर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होनी है ज़रब के लिहाज से कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए और सी आपस में ज़रब हो रहे हैं, बी और सी ज़रब हो रहे हैं, तो सी और सी अगर हम कटवा देते हैं तो फिर ए और बी फिर बराबर हो जाएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी है। तो एक प्रॉपर्टी और समझ लें, ये है ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिचोटॉमी ये कहती है कि अगर 2 नंबर्स हैं ए और बी तो वो 3 केसेस हो सकते हैं, या तो वो ए और बी आपस में बराबर होंगे, ज़ाहिर है ऐसा पॉसिबल है बराबर हो, या ये होगा कि ए जो है वो बी से बड़ा हो, ए इज़ ग्रेटर देन बी, या फिर ये केस हो सकता है कि ए जो है वो बी से छोटा हो। ज़ाहिर आम रूटीन में यही केस होता है ना कि 2 नंबर्स हैं तो यही केस है, या तो बराबर होंगे या एक बड़ा होगा या दूसरे वाला बड़ा होगा। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, ट्रिचोटॉमी, इसको याद रखना है। बाकी ये छोड़ देंगे, 2-3 और हैं तो इसको रहने दें। अब आगे आ जाएं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 1.1 है और उसका पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखनी है कि किन सेट्स के अंदर होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ज़ाहिर है एक दफ़ा एडिशन के लिहाज से चेक करना होता है, एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली ये है कि अगर हम जमा के लिहाज से जा रहे हैं ना, तो 2 नंबर्स लें और उनको अगर हम प्लस करते हैं तो वो उसी सेट में से आंसर आए, ठीक है। और अगर ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो भी उसी सेट का हिस्सा हो, वहीं पे हो, उसके अंदर मौजूद हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब देखें ये पहला जो सवाल है वो 0 है उसका, कि इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 0। तो अब 0 में 0 आप ऐड करते हैं, अब जाहिर है इसके अलावा तो नंबर ही कोई नहीं है ना, तो 0 में 1 या 2 या 3 तो नहीं ऐड कराना, क्योंकि इसके अंदर से ही नंबर लेने होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें तो नंबर ही 0 है सिर्फ, तो 0 में 0 ऐड कराएं तो आंसर क्या आता है, 0। तो फिर ये जाहिर है कि ये उसी से बिलोंग कर रहा है, तो जब उसी से बिलोंग कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिहाज से ये होल्ड करती है। तो हमें ये लाइन लिख देनी है, द सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, ये लाइन लिखनी है। इसी तरह जब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो 0 को 0 से ज़रब दिलाएं, ये जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, तो आंसर ज़ाहिर है 0 आएगा, ये भी उसी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे भी आपको ये लिखना है द सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये पहला पार्ट जो है ये हो जाता है। दूसरा पार्ट देखिए, अब इसमें अंदर एक ही एलिमेंट है और वो है 1। अब 1 को चेक करना है, 1 को 1 में ऐड करें तो आंसर क्या आता है 2।
अब ये 2 जो है इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर, ठीक है ना, ये 2 तो बाहर से आ रहा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि नॉट क्लोज्ड, द सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और फिर मल्टीप्लिकेशन पे आए, 1 को 1 से ज़रब दिलाएं तो आंसर 1 आता है, 1 1 ज़र 1, और वो उसी से बिलोंग करता है। तो फिर ये जो है ये होल्ड करती है प्रॉपर्टी, द सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज्ड है, तो ये सही हो गया। नंबर 3 पे आए, अब 3 में ये 2 एलिमेंट्स हैं, 0 और -1, तो इनके फिर डिफरेंट कम्बिनेशन जमा के लिहाज से, ज़रब के लिहाज से बनने हैं। तो हमने ना एक ये टेबल बना लिया भाई, अच्छा उसने काम किया जिसने नोट्स बनाया है, तो उसने एक टेबल बना लिया है। देखें ना प्लस लिखा है ना इधर, तो देखें इधर भी 0, सॉरी दोनों 0 और -1 है ना, तो इधर भी 0 और -1 को लिख लें, इधर भी 0 और -1 को लिख लें। अब क्या होगा कि ये 0 और ये 0 जमा करेंगे तो 0 आंसर ये वाला आएगा, ये 0 और ये -1 जमा करेंगे तो -1 आंसर आएगा, -1 में ये 0 जमा करें ये -1, इस -1 में ये -1 जमा करें तो -2। अब ये 4 रिजल्ट्स हैं हमारे पास। अब ये 3 रिजल्ट्स तो ओके हैं, ये, लेकिन ये जो -2 है वो इस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो फिर अगेन ये क्या हो गया, नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सही हो गया। मल्टीप्लिकेशन में देखें उसी तरह इधर डॉट मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लिया और इधर 0 -1 को लिख लिया, इधर भी दोनों को लिख लिया। अब इनकी ज़रबें हैं, 0 ज़रब 0 0 आएगा, 0 ज़रब -1 0 ही आना है, 1 के साथ 0 करेंगे 0 ही आएगा, -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब प्लस का 1 अगेन हमारे इस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है, तो ये भी नॉट क्लोज्ड ही आएगा। फिर ये 4 वाला है, 4 वाले में 1 और -1 है, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से बना के देखें तो देखें 2 आंसर्स आ रहे हैं, सारे आंसर नहीं आ रहे उसमें, क्योंकि एक दफ़ा ये 2 -2 आया और एक दफ़ा 0 0 आया, तो फिर जाहिर है कि इसको भी नॉट क्लोज लिख देंगे। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चलेंगे तो इसके जो चारों आंसर हैं 1 -1 -1 1, ये सारे उसी में से हैं, तो ये फिर क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। इस तरह ऐसे करेंगे पहले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में आए, यहाँ उसने क्या कहा, नेम द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का सिर्फ नाम बताना है, यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है जी। और कहता है साथ के इसमें जो लेटर्स वगैरह यूज हुए हैं वो अगर कहीं हुए हैं तो वो रियल नंबर ही हैं। अब देखें पहले वाला, 4 + 9 = 9 + 4, 2 चीज़ें हैं और 2 चीज़ों को आगे पीछे करके हम जमा करा रहे हैं। तो मैंने बताया था शुरू में कि जब 2 चीज़ें हों तो हमने क्या कहना है, कम्यूटेटिव, 3 चीज़ें हों तो क्या कहना है, एसोसिएटिव। अब देखना यहाँ पे अब आपका वो नॉलेज इस्तेमाल होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन जाहिर है जमा हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देखें कितने आराम से ये हो जाएगा। आगे चलें, सेकंड वाला पार्ट, a + 1 + 3/4, इधर भी a + 1 + 3/4, तो कितनी चीज़ें आ गई, 3 हो गई ना, a है 1 है 3/4 है, 3 चीज़ें हैं, तो 3 चीज़ों के लिए क्या, एसोसिएटिव है ना, एसोसिएटिव मैंने बताया था, तो एसोसिएटिव ला है और चूंकि जमा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह ये थर्ड वाले को देखें, इसमें भी 3 चीज़ें हैं और प्लस के लिहाज से है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 4 वाले में आए 100 + 0 = 100, 0 जमा हो रहा है, तो ये हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये आइडेंटिटी थी, 0 और 1 आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। प्लस के लिहाज से 0 आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 आइडेंटिटी है, तो ये 4 और 5 दोनों में आइडेंटिटी ही है, लेकिन 4 में आंसर होगा एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि उधर प्लस है, और इधर होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्योंकि इधर ज़रब है। और वैसे भी याद रखें एडिटिव जो है वो 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव 1 होती है। ओके, नंबर 6 वाले पे आए, 4.1 + -4.1। अब ये देखें ये जो है 4.1 ये जमा का है, ये वाला जो 4.1 है ये मनफी का है, ठीक है ना। तो ये एडिटिव इन्वर्सेस हैं, एक दूसरे के उल्ट हैं ये, क्योंकि उल्ट हैं तो इसलिए उनका आंसर 0 आ गया ना, आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। लेकिन ये एडिशन के लिहाज से उल्ट है, एडिशन के लिहाज से इन्वर्स हैं, एडिटिव इन्वर्स। सेकंड अगला जो है ये भी वही है, a - a, फिर 0 आंसर आ रहा है, तो a और -a एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, ठीक हो गया। आगे चलें 8 वाले पे, 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 का अंडर रूट = 5 का अंडर रूट इंटू, फिर अगेन 2 चीज़ें हैं, कम्यूटेटिव होगा और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना, ज़रब है बीच में, तो ये हो गया। अब ये देखें a × b - c, पहले ज़रब हो रहा है
और उसके बाद माइनस हो रहा है या जमा हो रहा है, जो भी हो, तो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई ना, जमा नफ़ी भी हो गया, ज़रब तकसीम भी हो गया, तो फिर ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। लेकिन ये चूँकि शुरू में ए आ रहा है ज़रब वाला, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, इसको इस तरह से याद रखना है। और इधर चूँकि जेड जो है आगे जाके ज़रब हो रहा है, तो ये फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, सही है। आगे चलें, ये एक्स आई वाले पे 11 वाला 4 5 8 तीन चीज़ें एसोसिएटिव हो गया, ज़रब है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देखें कितना इजीली हो जाता है। और ये फिर ए डॉट बी, अब अंदर जितनी मर्जी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हो रहा है, बाहर ए ज़रब कर रहा है, अंदर जमा नफ़ी हो रहा है, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव फिर दोबारा हो गया, लेकिन शुरू में चूँकि ज़रब है आई है, तो इसलिए ये लेफ़्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटिव बनता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पे भी हमने यही बताना है, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी लग रही हैं उनके नाम बताने हैं। ये इनइक्वालिटीज़ वाली हैं, ये भी उसी पैटर्न पे समझ आ जाती है। देखें, पहले है कि -3 छोटा है, लेसर है -2 से, ठीक है, ओके है, तो कहता है इम्प्लाइज दैट, इससे ये रिजल्ट निकलता है। ये जो अलामत होती है हमें क्या बता रही होती है कि जो पिछली बात हुई है उससे क्या रिजल्ट आगे बना है, तो ये आगे उसका रिजल्ट है, और रिजल्ट ये है कि 0 जो है वो छोटा होगा 1 से। लेकिन ये कैसे बना है, अब देखें -3 की जगह पे 0 आया है, तो कैसे हुआ होगा कि इधर +3 किया होगा हमने, -3 के साथ भी +3 कर लिया, इधर भी +3 कर लिया, तो ये फिर चूँकि प्लस करा रहे हैं तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, प्लस करके ये चीज़ आई है, ऐसे याद रखना है कि ये एडिटिव है। अगली वाली देखें, -5 छोटा है -4 से, इम्प्लाइज दैट 20 इज़ ग्रेटर दैन 60। ज़ाहिर है अब ये प्लस वालों में उल्ट हो जाता है ना, क्योंकि अगर इधर छोटा सा शो करा रहे हो तो इधर बड़ा शो कराते हैं, क्योंकि मनफी से जमा में चला गया। बहरहाल काम वही है कि -5 से 20 कैसे बनाए, ये हमने देखना है। तो -5 को किससे ज़रब दें, -4 से, क्योंकि 5 4s are 20 और दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो -4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, सही है, ऐसे बस याद रखना है। 1 इज़ ग्रेटर देन -5 और उससे इम्प्लाई हुआ कि -3 इज़ ग्रेटर देन -5। यहाँ पे भी हम जमा करा रहे हैं, 1 से -3 कैसे बना है, -4 जमा कराया होगा दोनों तरफ, क्योंकि इधर -4 करेंगे 1 -4 -3 बनता है, -1 -4 -5 बन जाता है, तो ये फिर एडिटिव, ठीक है। a इज़ लेस देन 0 इम्प्लाइज दैट -a इज़ ग्रेटर देन, a से -a क्या हुआ, कैसे हुआ है कि -1 से ज़रब दिला दी है, मल्टीप्लिकेटिव। a ग्रेटर देन b है तो उससे 1/a और 1/b हो गया, तो उसको ओवर में लाए हैं, तो ये उल्टाने वाला भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही आता है, ओवर में ले गए हैं उसे। a इज़ ग्रेटर देन b और फिर वही दोनों तरफ माइनस आ गया, तो मतलब दोनों तरफ माइनस से ज़रब दिलाई है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये कई दफ़ा शार्ट क्वेश्चन में 4 5 आगे जो भी हैं सवाल, इनमें से शार्ट सवाल बन जाता है कि प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, इनको प्रूव करना है, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। वैसे तो आम रूटीन में बड़ा आसान है, जैसे हम ये इस वाली साइड का ज़वाफ़िक़ल ले लें, एलसीएम ले लें, तो बड़े आराम से ये आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, इसको अपनी जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं उनके लिहाज से सबूत करना है इसका। तो ये a/c और b/c को हम लेफ्ट हैंड साइड कह के तो हम ये लिख लेंगे, ठीक है। और आगे देखें क्या करेंगे, अब स्टेप्स कैसे बनने हैं ये ध्यान रखना है। a को लैदा किया, डॉट लगा के 1/c, c बटे में है ना, तो उसको 1/c लिखेंगे इस तरह से। इसी तरह b को भी लिखें और साथ डॉट लगा के 1/c को लिख दें। अब चूंकि 1/c जो है वो दोनों रकमों के पास है, ठीक है, तो इसको आप कंबाइन अलहदा कर सकते हैं, और कंबाइन अलहदा करके जब ये शेप बनेगी तो a + b अलहदा और 1/c अलहदा। और ये देखें, ये जो शक्ल नज़र आ रही है ये बेसिकली क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला था ना, लेफ़्ट और राइट वाला, ये राइट वाला डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, तो इसके आगे ये लिख दें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये लग रही है, ज़रा उसको हो कि आपको भी पता है कि आपने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। और इस तरह से करके, और ये चूँकि साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब उसके ओवर में हम लिख सकते हैं, तो अगले स्टेप में उसके ओवर में लिख देंगे। तो बस ये है कि इसको खींच तान के ना थोड़ा सा बड़ा करना होता है, ठीक है, और उसको शो कराना होता है कि देखें भाई हम उसकी प्रॉपर्टी कोई लगाई है, प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं इसके ऊपर, तो ये प्रॉपर्टी साथ शो करा देंगे और आगे सारे लिख देंगे कि दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाला ये जो पहला पार्ट है ये हो जाता है। सेकेंड वाला पार्ट देखें, इसमें भी a/b है, c/d है, और इधर ज़ाहिर है उसका LCM ही है उसके दूसरी तरफ, AD + BC/BD। तो ज़ाहिर है इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को लेके
तो हमने चलना है और उसको ये साइड जो है वो प्रूव करवानी है। अब देखें, अब तरीकाकार क्या है, टोटका या लॉजिक क्या हम बनाएंगे, ए ओवर बी है ना, तो हम उसके साथ डॉट 1 लगा, तो हमें पता है कि 1 से अगर किसी चीज़ को ज़रब दिलाते हैं तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं डॉट 1, और सी ओवर डी के साथ भी डॉट 1 लिख सकते हैं। और डॉट 1 जो है ज़रब दिला रहे हैं उस तरह से, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, पीछे पड़ी है, इसके सामने आप ये लिख सकते हैं। अब ये 1 जो है इसका इस्तेमाल हम करेंगे अगले स्टेप के अंदर। देखें, अब हमें चूँकि वो साथ ये देखें यहाँ पे हमें ए के साथ डी लाना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले पार्ट के साथ डी डी दोनों तरफ लगाएंगे। तो इस 1 की जगह पे हम d इंटू 1 ओवर डी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है डी डी कट के फिर 1 ही आ जाना है। इसी तरह ये वाला जो 1 है उसके साथ हम ये बना देंगे b इंटू 1 ओवर बी, क्योंकि हमें c के साथ b चाहिए। देखें ना, b के साथ c ये चीज़, तो इसलिए इधर d का इजाफा कर रहे हैं, इधर b का इजाफा कर रहे हैं। ये स्टेप आपने याद रखना है। अब क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला d है वो a के पास चला जाएगा, ठीक है, या ऐसे कह लें d 1 ज़र d, d ओवर d लिख लें, इसको b 1 ज़र b करके b ओवर b लिख लें, ये चीज़ बना लें, ठीक है। अब ऊपर वाला d चले जाएगा a के पास, नीचे वाला ज़ाहिर है b के पास, तो ये अगली शक्ल बन जाएगी ad ओवर bd, और इधर से उसी तरह से cb ओवर db बन जाएगा। प्रॉपर्टी सिर्फ आप खाली ये लिखें और ये लिखें, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये छोड़ दीजिएगा, एम फजूल है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा चीज़ें याद रखनी भी तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो ऐसे करके लिख देंगे। तो जब ये लिखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, ये सी बी, ये थोड़ा उल्टा है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है हमें बी सी चाहिए, तो बी इधर हो सी इधर हो, तो हम कर सकते हैं किस प्रॉपर्टी के लिहाज से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो पीछे हमने पढ़ी है कि ए बी हो तो वो बी ए के बराबर होता है, ठीक है, ये दो आपस में बराबर होती हैं चीज़ें, तो सी बी और बी सी आपस में बराबर होंगे, तो ये कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो वो हम सी बी की जगह पे बी सी लगा लेंगे ऐसे अगले स्टेप के अंदर। अब वो सीधा हो गया, अब तकरीबन प्रूव हो गया। अब ये है कि नीचे वाला जो है इकट्ठा करना है, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं करना, डॉट लगा लेना पहले, यानी ये ऊपर वाला ए डी जो है वो इधर लिखा और साथ डॉट लगा के ओवर वाली जो चीज़ है 1 ओवर बी डी ऐसे करके लिखेंगे। फिर इसी तरह ये जो बी सी है ऐसे लिखेंगे, डॉट लगा के ओवर वाला जो है वो 1 ओवर बी डी ऐसे करके लिखेंगे। और अब फिर उसमें फिर वही कॉमन लेंगे, जैसे वो पिछले पार्ट में किया था कि बी डी कॉमन लिया तो ए डी प्लस बी सी इकट्ठा हो गया, ठीक है। और अब ये जो शक्ल बनी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बन गई है, तो अब जो है उसके वो ओवर में लिखेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये ज़रा थोड़ा सा ये लेंथी काम बनाना पड़ता है, लेकिन ज़रा ये शॉर्ट में आने के चांसेस भी होते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये थोड़ा सा आसान लगेगा कि ये जी ये साइड है और इक्वल टू हमने इसके लाना है, तो ये तकरीबन जो है ये ऊपर वाला जो पार्ट हमने किया है ना उसकी तरह का ही है। देखें लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है, उसमें फिर वही देखें ये 2 रकमें है ना, तो दोनों के साथ डॉट वन लगा लिया, फिर वही साथ बता भी दिया कि जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाई है, तो 1 को फिर 3 इंटू, अब देखें 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रिजल्ट है 7 की जगह पे -21 आया हुआ है, 21, तो 7 से 21 कैसे बनेगा, 7 3 बार 21, ठीक है, और 5 से 10 कैसे बनेगा, इसको 2 से ज़रब दिलाएंगे, तो इधर देखें 3 3 कर दें, इधर 2 2 कर दें, ठीक है ना, जैसे पिछले में किया था। तो अब वही बात कि ये 3 1 ज़र 3, 3 ओवर 3 हो जाएगा, 2 1 ज़र 2, 2 ओवर 2 हो जाएगा, ऐसे करके ये शक्ल बना लें। फिर अब ऊपर वाले से ज़रब, नीचे वाले से ज़रब दिलाएं, ठीक है, इसमें भी ये चीज़ मान लिखें, छोड़ दें, फजूल है, ठीक है। तो 21 ओवर 36, 10 ओवर 36, अब नीचे वाली चीज़ हो गई ना बराबर, तो इनको फिर वही के डॉट बना के, डॉट लगा के अलग-अलग करते हैं, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, ठीक है। तो लदा कर दिए तो इनको कॉमन भी ले लिए, जब कॉमन ले लिया तो ये जो शक्ल बनी है ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ये साथ ज़रूर लिख लें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और फिर आप दोनों के ओवर में 36 लिख दें, तो ये राइट हैंड साइड, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले सवाल की तरह था। क्वेश्चन नंबर 6 में आए तो यहाँ कहता है कि आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी इस वाले सवाल को हल करना है। बड़ा आसान होता है, 4 से 4 को कटवाएं, 4 से 16 को कटवाएं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, 1 + 4x आ जाता है। लेकिन हमें उसके हर स्टेप जो है वो समझा के करना है, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से करना है। तो देखें ये हमने लिखा उसको पहले, और अब क्या कर रहे हैं कि जो ओवर वाला 4 है उसको अलहदा कर दिया, और ओवर वाला 4 जब अलहदा करेंगे तो वो ज़ाहिर है फिर वही वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही होगी, तो ये 1 ओवर 4 हमने अलहदा कर दिया। अब ज़ाहिर इसको ज़रब दिलाई जा सकती है, 1 ओवर 4 इंटू ये वाला 4 और 1 ओवर 4 इंटू 16x, तो अगला स्टेप हमारा ये वाला बन जाएगा कि 1 ओवर 4 के जो है वो दोनों के साथ आ जाएगा, 4 के साथ भी 16x के साथ भी।
अब क्या है कि ये जो अगला स्टेप उसने बनाया ना, उसमें एक चीज़ वो मिस कर गया है, क्योंकि देखें ये जो 4 है और ये जो 4 है कट जाएगा ना, तो और वैसे भी एक दूसरे के वो क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सिस हैं, तो कट ही जाना है, तो कट के 1 आना है। तो ये जो 1 है ना उसने यहाँ लिखा नहीं है इस स्टेप में। और ये जो अगली चीज़ है, अब ये यहाँ पे इन्वर्स अभी बना नहीं है, यहाँ इन्वर्स ज़बरदस्ती बनाएंगे। तो ये जो 1/4 है, देखें हमने ये लिखा 16 जो है वो 4 × 4 होता है ना, तो एक 4 अलहदा कर दें, एक 4 जो है वो x के साथ ही रखें, ये x के साथ एक 4 अलहदा, क्योंकि देखें 4 बार 16 ही बनेगा। लेकिन ये वो जो 4 है इसको अलहदा करने का फ़ायदा ये होगा कि अब ये 4 और ये 4 कट जाएंगे आपस में और ये 1 रह जाएगा। सो बहरहाल ये जो पिछला पार्ट था इसका 1 ये लिख के साथ यहाँ प्लस लिखें, ठीक है। तो ये होगा 1 प्लस इंटू ये सारा प्रोसेस जो भी हो रहा है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस इस वाली चीज़ का हो रहा है, सही है ना। तो इस वाले पार्ट का 1 तो आना था ना साथ, तो वो भी साथ लिख दिया। अब ये 1 देखें ये आगे आ गया, प्लस इन सारों को मिला के ये वाला 1 बन गया और ये साथ 4x आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस 1 × 4x, और 4x के साथ 1 को ज़रब देंगे तो फिर 4x ही आना है, तो 1 + 4x। और जाहिर है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सिस ही है ना, इन्वर्सिस ही थे एक दूसरे के, तो वो साथ साथ आप लिखते जाएं। और एंड पे चूंकि हमने इस 1 को छोड़ा है, तो ये क्यों छोड़ा है, क्योंकि वो आइडेंटिटी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, तो ऐसे छोड़ा जा सकता है इसको। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट इसका देख लें, ऊपर भी ये ओवर बना हुआ है, नीचे भी ओवर बना हुआ है, तो इसको हम ज़ाहिर है पहले लिखेंगे और इसके साथ भी वही काम करेंगे, .1 लगाएंगे। .1 लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि देखें अब वो जो 1 हमने बनाया ना ये वाला, उसमें हम कौन सी रकम लगाएंगे जो इनका एलसीएम बनती है, 4 5 कितना होता है 20। तो इस 1 की जगह पे हम 20 × 1/20 ले लेंगे, क्योंकि इस 20 को अंदर जब लेके जाएंगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। और ज़ाहिर साथ लिखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं ये एक दूसरे के। तो ये ऊपर वाला 20 ऊपर वाली चीज़ों के पास चला जाएगा, ओवर वाला 20 इनके पास चला जाएगा। तो ये देखें अगला स्टेप ये बन गया, ऊपर नीचे दोनों के पास 20 आ गया। अब क्या है कि ये 20 अगेन अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है, 20 अंदर जा सकता है सबके पास, ठीक है। तो 1/4 × 20, 1/5 × 20, ये देखें वो ये वाला स्टेप बनेगा। इसी तरह नीचे भी हमने यही काम करना है कि दोनों के पास 20 चला जाएगा। अब 20 गया है तो डायरेक्ट कटवाना नहीं है, उनके इन्वर्सिस बनवाने हैं। इधर 4 है ना, तो 20 का उसमें से 4 लें उधारा, ठीक है, तो 4 उसके साथ रखें, और 4 5 20 होता है तो 5 को अलहदा कर देंगे, देखें। इसी तरह यहाँ 5 है तो इधर भी 5 चाहिए हमें, तो 5 हमने लिख लिया, लेकिन 5 4 20 है तो 4 बाहर रख लिया। यही प्रोसेस नीचे करें। अब ये इन्वर्सिस 1 हो जाएंगे सारे, तो पीछे का रह जाएगा ये वाला 5, ये वाला 4, इधर से ये 5, ये 4 रह जाएगा, साथ उनके 1 आ जाएगा। और 1 चूंकि आइडेंटिटीज होती हैं तो उनको हम छोड़ सकते हैं डायरेक्ट, तो ये 5 + 4 रह जाना है, 5 - 4 रह जाना है, ये देखें ये स्टेप आ जाएगा। और ज़ाहिर अब इनको हम प्लस माइनस करा सकते हैं, 5 और 4 9 हो गया, 5 में से 4 1 हो गया, 9/1 = 9, तो ये हम उसको आंसर देंगे। थर्ड पार्ट है तकरीबन आई थिंक लास्ट वाला है, और ये देखें एग्जैक्ट वही शक्ल है जो ऊपर हमने सवाल किया, तो डेफिनेटली बिल्कुल उसी तरह से चलना है। देखें पहले स्टेप में 1 लिखना है, .1 जैसे ऊपर किया था। अब अगेन उसकी जगह कौन सी रकम लगानी है जो उनके एलसीएम है, एलसीएम क्या है, बी और डी, BD है ना आपस में मल्टीप्लाई होके, तो BD × BD, ठीक है, BD × 1/BD। और वही बात ऊपर वाला BD ऊपर वाले के पास, नीचे वाला नीचे वाले के पास, फिर वही BD सारी रकमों के पास चला जाएगा, इस तरह से करके ये स्टेप बन जाएगा। और फिर हमने ज़ाहिर है B और B को अलहदा करना है, इधर से D और D को अलहदा करना है क्योंकि वो इन्वर्सिस हैं। तो देखें वो अगला स्टेप बनाएंगे, ये देखें 1/B के साथ B, 1/D के साथ D, ऐसे ये इन्वर्सिस बना लेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। ज़रा ये ब्रैकेटें श्रैकेटें लगाई हैं ताकि वो अलहदा हो जाएं, ठीक है। तो ये भी 1 हो जाएगा, इसने भी 1 हो जाना है, इसने भी 1 हो जाना है, इसने भी 1, तो पीछे करा जाना AD, इधर CB, इधर AD, ठीक है। तो वो देखें बीच में 1 हो गए हैं और बाकी वो साथ वैसे ही हैं, तो 1 को छोड़ देंगे, साथ वही प्रॉपर्टीज़ लिखते जाएंगे जो पिछले सवाल में लिखी हैं। तो AD + CB और ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक हो गया। इसका 4 वाला पार्ट देखें, अब लास्ट होगा मेरे ख्याल में ओके। सो 1/A 1/B, अगेन चूंकि ओवर शोवर है तो ओवर जब भी आना है तो हमें एलसीएम की तरफ जाना है, तो अगेन वही स्टेप्स बनने हैं। .1 लगाया, एलसीएम क्या बनता है A और B,
तो फिर हमें क्या करना है, उस डॉट 1 की जगह पे अगले स्टेप में ए बी करना है। फिर वही ए बी ऊपर चला गया, ए बी नीचे आ गया, ए बी सब को दे दिया, ठीक है ना, ये वाला स्टेप ए बी सब के पास जा रहा है। फिर वही इन्वर्सेस इकट्ठे करने हैं, 1/a के साथ ए को इकट्ठा कर दें, 1/b के साथ बी को, ठीक है। नीचे भी उसी तरह, इसके साथ तो कुछ नहीं है क्योंकि ये तो इन्वर्स ही नहीं है ना। तो 1/, अब यहाँ पे देखें 2 इन्वर्सेस बनेंगे इस वाले पार्ट के अंदर, 1/a के साथ ए कर देंगे, 1/b के साथ बी कर देंगे, ठीक है। तो नीचे देखें ये 2 इन्वर्सेस बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसने अब ये दोनों मिलकर 1/1 ही हो जाने हैं ना, तो इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये शक्ल बनेगी। तो b-a/ab-1, तो ये शेप बन जाएगी। तो ये हो गया। लो जी, मैंने कोशिश की समझाने की। तो ये असल में थोड़े से बोरिंग चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल ट्राई करें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।